हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग अपनी कंपटीशन साइंस को और आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं पीछे लेंस दर्पण वगैरह सब आपका ठीक रहा है और जो छोटे मोटे डाउट थे वो ख़त्म हो गए और जो नए लोग थे उनको सब कुछ समझ में आया है। तो आज का नया टॉपिक चालू करते हैं हम लोग, ऊष्मा या हीट। तो एक चीज़ तो हमारे ख्याल से सब लोगों को पता है कि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, तो आप बोलेंगे ऊर्जा है। तो सब कुछ ऊर्जा, तो ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। तो लिखा भी वैसे यहाँ भी हुई है, तो हमने कुछ नया नहीं बता पाया आपको। यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल ताप अंतर के कारण ठीक स्थानांतरित होती है। ताप मतलब टेम्परेचर। यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है और किसी वस्तु का टेम्परेचर कम है तो अपने आप जो ऊष्मा है अधिक ताप वाले से निम्न ताप वाले पर ट्रांसफ़र होने लगेगी और वो निम्न ताप वाले को भी गर्म कर डालेगी। तो यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, क्योंकि हम लोगों को पता है ऊष्मा जो है एक ऊर्जा है। ऊर्जा होती है कणों के पास और कण का क्या होता है, द्रव्यमान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, कणों के पास होती है अपने, कणों के पास होता है अपना द्रव्यमान। तो जितना उनके पास द्रव्यमान होगा अर्थात उनके पास उतने ही कण होंगे, उतनी ऊर्जा को वो क्या कर पाएंगे, अपने पास रख पाएंगे, उतनी ही ऊष्मा को वो अपने पास रख पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और सामान्यतः उसके समानुपाती होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यदि कार्य W माने आप तो ऊष्मा Q माने, तो यदि कार्य W करने पर ऊष्मा Q में बदलता है, ठीक है, तो W/Q बराबर ही क्या हो जाएगा, W/Q बराबर ही हो जाएगा आपका क्या, J फॉर जूल। जहाँ पे फिर इसको आप थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपने मान लिया कि W कार्य करने पर आपने Q ऊष्मा पैदा की है, और फिर इसको आप थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, W बराबर हो जाएगा, जैसे आप इस वाले इस निशान को हटाते हैं तो आपको एक नियतांक लेना पड़ेगा और ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपको फिर से ये वाली चीज़ मिलेगी कि W/Q को ही आप क्या लिख सकते हैं, J। W/Q को ही आप लिख सकते हैं J, और जहाँ पे एक नियतांक है, जहाँ पे J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहोगे आप। ठीक है, और J का मान जो क्या पाया है वैज्ञानिकों ने, सामान्यतः, हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए, सामान्यतः J का मान क्या पाया गया, 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य करने पर, यहाँ पे W की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, ये रखेंगे का जूल कार्य किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, 1 कैलोरी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कार्य का मात्रक क्या होता है। पेन चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे वहाँ जाके लिखने में, क्योंकि आपको पता है कार्य का मात्रक होता है क्या, तो आप बोलेंगे सर केवल जूल होता है। लेकिन हीट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, तो आप बोलेंगे कैलोरी। वैसे ऐसा ही मात्रक नहीं होता, बाकी कैलोरी मानते हैं सामान्य मात्रक, कैलोरी में व्यक्त किया जाता है ऊष्मा को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि J का मान कितना होता है, 4.86। तो हम लोगों को इस वाले सूत्र का मान 4.186 कब मिलेगा, जब ऊपर होगा पूरा 4.186 और नीचे आ जाएगा कितना, 1। तो जब W की वैल्यू ये होगी और Q का मान केवल क्या होगा, 1 होगा, तो आपको पूरे के पूरे J का समीकरण का मान क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अर्थात आपको ये चल जाएगा पता कि यदि आप 4 जूल 4.186, जिसको आप लगभग में कुछ लोग याद कर रखे हैं कितना, तो हमें पता है कितना याद कर रखे हैं, 4.2 जूल याद कर रखे हैं लगभग में। ठीक है, तो 4.186 जूल का यदि आप कार्य करते हो किसी वस्तु के ऊपर, तो उस पर कितनी ऊष्मा पैदा कर दी जाएगी, 1 कैलोरी ऊर्जा पैदा कर दी जाएगी। तो सीधी बात है, अब इतना लंबा लेके नहीं जाना आप लोगों को, आगे का जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बस आप तो इतना याद रखें कि J का मान या जूल का मान कितना होता है, 4.186 जूल। ठीक है, और जो ऊष्मा है वो कार्य करने से पैदा हो, जो हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग जब काम करते हैं तो हाथ पैर चलाने से ही क्या पैदा हो जाती है, ऊष्मा पैदा हो जाती है। तो कितना काम करेंगे आप, तो 4.186 जूल काम करेंगे तो 1 कैलोरी ऊष्मा पैदा की जा सकती है। इसलिए बोला जाता है काम कीजिए, अपने आप एनर्जी बनेगी आपकी बॉडी। बस थोड़ा बहुत खाते पीते भी रहना, ना कि बिना खाए पिए बनेगी एनर्जी, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे तो है नहीं है कि सारी एनर्जी खुद बना पाएंगे। तो आपने जो खाई है सेकेंडरी एनर्जी, उसको आपको अपने खुद की प्राइमरी एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। तो ऊष्मा की मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक भी सामान्यतः जूल मानते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक मात्रक तो क्या है, कैलोरी। ठीक है, तो उसके हमने नीचे चर्चा की है, तो ये आपको याद रखना है कि उस ऐसा ही मात्रक इसका क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे
जूल ही रहेगा, क्योंकि ऊष्मा ही ऊर्जा है और ऊष्मा ही कार्य है। तो सबके मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। बस जे का आपने वहाँ पे ये पढ़ा था कि कार्य करने पे उतनी ऊष्मा पैदा होगी, तो वो जे का कैलोरी पर जो आपका लिखा था जूल पर कैलोरी, वो जे का मात्रक था, ना कि जूल का, यानी ना कि ऊष्मा का। तो इसके व्यवहारिक मात्रक क्या फेमस है? सबसे ज़्यादा फेमस तो कौन है हम लोगों के बीच में? कैलोरी फेमस है। ठीक है, तो कैलोरी क्या है? 1 ग्राम जल का ताप यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो तो उसको आपको कोई ना कोई हीट तो देनी पड़ेगी। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे 1 कैलोरी। आपके पास मान लीजिए इस डब्बे में केवल 1 ग्राम जल है, यदि आप चाहते हैं इसका तापमान जो है मान लीजिए 10 से कितना हो जाए, 11 डिग्री सेल्सियस हो जाए, आप चाहते हैं, तो कितनी की वृद्धि करना चाहते हैं आप? 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री का तापमान बढ़ाने के लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? तो आप बोलेंगे 1 कैलोरी को ही 1 कैलोरी कहते हैं। यहाँ पे 1 चाहिए है, 1 कैलोरी कहते हैं। तो फिर से पढ़ देते हैं, 1 ग्राम जल है आपके पास, उसका तापमान यदि आपको किसी भी तापमान पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ानी, किसी भी रेंज पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसको जो आप हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, उस ऊष्मा की मात्रा को ही 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक, एक और मात्रक ये थोड़े से कम आते हैं हम लोग की परीक्षा में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आता है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखें। फिर अगला मात्रक चलता था जो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। तो 1 ग्राम शुद्ध जल है आपके पास अब। ठीक है, फिर से वहाँ पर शुद्ध नहीं लिखा है, यहाँ पर शुद्ध लिख दिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात हो रही है। तो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 पर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 मतलब 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो वृद्धि तो फिर से 1 हो रही है। ठीक है, पर इस बार ने रेंज दे दी कि आपको 14 से 15 तक ही जाना है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी रेंज में जा सकते थे। हमने जैसे कि आपको 10 से 11 बताया, आप चाहो तो 20 से 21, 0 से 1, किसी भी रेंज में, लेकिन 1 डिग्री बढ़ाए। पर यहाँ पे 1 डिग्री बढ़नी है केवल कितने? 14.5 से 15.5 के बीच। तो 14.5 to 15.5 तक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को क्या कह दिया उन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कह दिया। एक और ऊष्मा का मात्रक सुनने को मिल सकता है आपको, बाकी अब कम चलता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU। फुल फॉर्म भी कई बार पूछे जाते हैं इसके, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रख लें। तो हम लोग को पता है ये ब्रिटेन में क्या चलता, पाउंड चलता है। फिर वहाँ पे ही FPS पद्धति में P का मतलब क्या था? पाउंड था। तो 1 पाउंड जल का ताप, तो ब्रिटेन की बात हो रही तो ब्रिटेन में भैया पाउंड लेके आना पड़ेगा, और पीछे हम लोग 1 ग्राम लेके आए थे। तो इस बार आपको 1 पाउंड या पौंड बोलना चाहिए, 1 पाउंड जल का तापमान यदि आप इस बार 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है तापमान का जो मात्रक है सिर्फ यानी FPS पद्धति में ब्रिटेन में फ़ारेनहाइट होता है, ना कि सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे तो आपने सेल्सियस लिया, यहाँ पे कितना लेना आपको? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब ब्रिटेन वाली बात आएगी तो आप लोग जल की मात्रा पाउंड में लेंगे और तापमान किस में बढ़ाएंगे? फ़ारेनहाइट में बढ़ाएंगे। तो 1 फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहेंगे। तो कुछ खास नहीं था। सामान्यतः कैलोरी का अर्थ के किसी भी स्थिति में जल का तापमान यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जितनी ऊष्मा दोगे, जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उतनी ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग 1 कैलोरी कह देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी पद्धति में क्या करना है आप लोगों को? जब शुद्ध जल का 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान आप 14.5 से 15.5 तक बढ़ाना चाहते हो, जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, नीचे से आप समझो गैस जला के बैठेंगे तो गैस के रूप में वहाँ पर जितनी ऊष्मा खर्च होगी वो वाली मात्रा कहलाएगी कितनी? 1 अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या करना है आपको? 1 ग्राम नहीं लेना, 1 पाउंड जल लेना। 1 पाउंड जैसे बड़ा मात्रक होता है, तो ने फ़ारेनहाइट भी ले लिया। फ़ारेनहाइट भी सामान्यतः सेल्सियस से बड़ा मात्रक होता है, ऐसा मान सकते हैं, बाकी सही बात नहीं है ये वाली, है ना। तो इसको तो आप लोग याद रखें। बाकी मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? हम लोग कैलोरी वाला। बाकी फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और ब्रिटिश वाले उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। तो हमने बार पीछे ताप की चर्चा की। ताप क्या है? तो ताप एक भौतिक कारक है, ठीक है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को दिखलाता है या निश्चित करता है। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। तो आपने पीछे ही पढ़ा है कि ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर, मतलब तापांतर। तो यहाँ पे कौन बहेगी? ऊष्मा। तो ऊष्मा की परिभाषा ताप की सहायता से बनाई थी हम लोगों ने। तो ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा थी जो तापांतर के कारण यहाँ से वहाँ फ्लो होती है, मतलब अधिक ताप से कम ताप की ओर। और साथ में यहाँ पे ताप की परिभाषा क्या लिख दी? ऊष्मा से जोड़ दी है कि ताप की परिभाषा ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को, जो ऊष्मा होती है अधिक ताप से कहाँ तक जाती है? अधिक तक, कम तक। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह को जो दिखलाता है वही कौन होता है? ताप होता है। ठीक है, तो अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है, जिस कारण से, तो वो वाला कारण ही क्या है? ताप है। तो ये लिखा भी हुई है भैया ऊपर देखो, भौतिक कारक एक फैक्टर है, और फैक्टर ही क्या होता है? यहाँ लिखा जिस कारण से। ठीक है, वो फैक्टर ही क्या है? ताप है आपका।
तो ताप को जब मापने की बात आएगी तो हम लोग मोस्टली अपने व्यवहारिक जीवन में ताप को नापते हैं, ना कि ऊष्मा को। ऊष्मा को तो निकालने के लिए हम लोगों को कुछ विशेष यंत्र चाहिए पड़ेंगे। ताप तो हम लोग मोबाइल से भी आजकल हम लोगों को दिख जाते हैं कि इतना डिग्री इतना डिग्री, और जो थर्मामीटर सामान था वो है। तो ताप का मापन करते हैं उससे आप, ना कि ऊष्मा का। तो ताप मापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमापी या थर्मोमीटर क्या होता है? ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे आप तापमापी कहेंगे, ठीक है, थर्मामीटर कहेंगे। तो सामान्यतः सबसे फेमस थर्मामीटर कौन सा है हम लोगों के बीच में? तो आप बोलेंगे सर सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस साहब ने ही खुद किया था, ठीक है, वो स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस, तो किसके हिमांक को ये लिखना चाहिए हमें? तो लिख देते हैं इस पानी में हिमांक को, तो आप लिखेंगे जल के, जल को ही सर्वाधिक विलायक मानते हैं, तो इस जल से ही सामान्यतः सारी चीज़ें रिलेट की जाएंगी। तो इस पैमाने में जल के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु मतलब उसके क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि आपने इस प्रकार से, ये तो डायरेक्टली थर्मामीटर बनाया गया है यहाँ पे, यदि मान लीजिए हमारे पास ये कोई थर्मामीटर था सेल्सियस पैमाने वाला थर्मामीटर था, तो उसमें नीचे यदि हम 0 लिखेंगे तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पर जितने भी अंक लगाएंगे सबके बीच की दूरी कितने सेल्सियस होगी? तो आप बोलेंगे 1 डिग्री सेल्सियस होगी। तो बस आपको फिर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो आप बोलेंगे 0 डिग्री। अधिकतम तापमान कितना होता है? तो आप बोलेंगे 100 डिग्री, ठीक है। और कुल मिला के जो 100 अंतराल या इंटरवल्स बनेंगे, प्रत्येक इंटरवल की वैल्यू कितनी होगी? तो फिर से 1 डिग्री सेल्सियस होगी। तो उन्हें आप 100 बराबर भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ खास नहीं है, बस एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद भी रहेगा और ऑप्शन से परीक्षा में आंसर आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फ़ारेनहाइट पैमाना, तो इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक, ठीक, तो इस वाली चीज़ पे पानी का हिमांक फिर से वही होगा, जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु मतलब वही क्वथनांक या अपना उबलने का बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं होता है। तो इनके बीच की दूरी को आप लोग 180 बराबर भागों में बांट दिया था। जब आप 32 को 212 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मतलब जब इसमें इस प्रकार से यदि पैमाना बनाया जाएगा, ठीक है, तो सबसे नीचे का बिंदु कितना लिखा रहेगा? 32, और सबसे ऊपर का कितना लिखा रहेगा? तो आप बोलेंगे 212। यहाँ पे जब बीच बीच में ऐसे खाँचे बनेंगे तो कुल मिला के खाँचे कितने बनेंगे? 180, और एक खाँचे की वैल्यू कितनी है इस बार? 1 फ़ारेनहाइट रहेगी। तो इस वाले थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो फ़ारेनहाइट साहब ने की थी। तो कुछ खास नहीं, बस जो न्यूनतम तापमान है वो सबसे नीचे लिखा रहेगा और जो अधिकतम तापमान सबसे ऊपर, और जो न्यूनतम तापमान है वो जल के हिमांकों को दिखलाता है, अधिकतम तापमान जल के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट को दिखलाता है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है। आगे बढ़ना ना कि पीछे। अगला क्या है? रोमर पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री रोमर एवं भाप बिंदु जो है 80 डिग्री रोमर होता है। यदि आप इसका चित्र बनाओगे फिर से तो वही करेंगे आप। इस प्रकार थर्मामीटर ले लिया, माना किया आपने, न्यूनतम बिंदु होगा 0, अधिकतम बिंदु होगा कितना? केवल 80। ऐसे ऐसे जो बीच में खाँचे बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? हमारी 80 ही होगी। और दो लगातार खाँचों या अंतरालों के बीच का तापमान कितना होगा? तो 1 रोमर होगा। तो केल्विन पैमाना पे चलते हैं आगे। इसमें हिमांक जो है 273 केल्विन। तो इसकी गिनती या फिर आप लोग देखो यहाँ पे ये भी सीख सकते हैं कि केल्विन की गिनती या केल्विन पैमाने की गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो आप बोलेंगे 273 से। 273 का ही अर्थ यहाँ पे 0 होता है अपनी सेल्सियस की भाषा में। तो इसका हिमांक जो है 273 केल्विन एवं भाप बिंदु जो है 373 केल्विन है। तो इसका जब आप लोग पैमाना तैयार करेंगे इस प्रकार से, तो सबसे नीचे आपको लिखना पड़ेगा 273 और सबसे ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? 373। जब इसके खाँचे करेंगे आप तो कुल मिला के आपको 100 खाँचे मिलेंगे और प्रत्येक खाँचे की वैल्यू कितनी होगी? 1 केल्विन। ईच इंटरवल हैज द वैल्यू ऑफ 1 केल्विन। थोड़ा हमने खाँचा करके अपनी लोकल बुंदेली भाषा बोल दी, इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ने की कोशिश कर ली। आगे चलते हैं। बाकी सब भाषाएं अच्छी हैं, किसी में कोई बुराई अच्छाई नहीं है। इसमें हिमांक 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट या भाप बिंदु कितना होगा? 373 केल्विन। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित किया था, वो तो आपने पहले ही बता दिया। तो इन चारों पैमानों में भी आप चाहो तो इस प्रकार से संबंध बना सकते हो। जो पीछे हम लोगों ने टेम्परेचर नापने के 4 स्केल या 4 पैमाने पढ़े हैं, उन चारों के बीच आप संबंध इस प्रकार से बना सकते हो जिससे आप लोग
सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को रोमन में, फिर या फ़ारेनहाइट को केल्विन में। मतलब सीधी बात, इन चारों को किसी में भी आपस में चेंज किया जा सकता है। तो चार में से किन्हीं भी दो को आपस में चेंज किया जा सकता है इस वाले संबंध से। तो यहाँ पे क्या है, इसका संबंध क्या बनता है, जैसे ये सी फॉर दिखलाया जा रहा है, यहाँ पे क्या सेल्सियस, और सेल्सियस का सबसे छोटा बिंदु मतलब अपना हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, उसमें टोटल इंटरवल्स कितने थे, तो आपको पीछे याद कराया गया 100। फिर हम लोग फ़ारेनहाइट के पास गए थे, तो फ़ारेनहाइट में हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटा तापमान कितना था 32, उसमें टोटल इंटरवल कितने थे, मतलब दोनों उसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान, मैक्सिमम और न्यूनतम की नीचे होता है, नीचे होता है हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर, नीचे होता है मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर। ना कि आप लोग सोच रहे हैं कि कई बार ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि किसी, मानिए कि आपसे पूछा गया है कि हमारे पास सेल्सियस पैमाना है और सेल्सियस पैमाने में कहाँ पे क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेल्सियस पैमाने सबसे पहले सी लिखा होता है, फिर आप यहाँ पे हिमांक लिखेंगे, हिमांक लिखेंगे और नीचे क्या होते हैं, तो कुल अंतराल होते हैं, ना कि उसका क्वथनांक होता है। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पे अंतराल नहीं, यहाँ पे तो क्या होता है, क्वथनांक। तो अच्छी बात ये होती है कि सेल्सियस पैमाने में अंतराल और क्वथनांक सेम होते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने में अंतराल 180 है, क्वथनांक कितना 212 होता है। तो इंटरवल्स टोटल 180 होते हैं, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना 212 होता था। तो 212 नीचे ही लिखना, आपको कितना लिखना है, 180 लिखना है। तो सीधी बात नीचे आती है हमेशा कौन सी संख्या, अंतरालों की संख्या आती है नीचे। तो थोड़ा गंदा समझाया हमने यहाँ पे इस वाली चीज़ को, लेकिन आप लोगों को ऊपर समझ में ये मानते हैं। तो C माइनस हिमांक उसका 0 और अपॉन में कुल अंतराल, F माइनस उसका हिमांक और अपॉन में क्या आएंगे, कुल अंतराल, R माइनस इस स्केल का हिमांक और बटे में कुल अंतराल, K माइनस इसका हिमांक, इस स्केल का देखिए सापले का हिमांक 273 है, 273 है, और 273 है, और कुल अंतराल कितने उसमें 100 हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, आज फ़ोन साइलेंट करना भूल गए थे, चलने दीजिए, कुछ नहीं है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रत्येक स्केल में आपको उसका स्केल का संकेत लिखना है, और उसका फिर हम लोगों को यहाँ पे हिमांक लिखना है और नीचे कुल अंतराल। फिर से सेम कहानी चारों में लगानी है आपको। अब एक छोटी सी कहानी आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, जो आप लोगों को यूज करनी होती है, मोस्टली लोग याद रखते हैं। तो आप लोग क्या याद रखते हो कि हमने सुना है बहुत से लोगों को याद रहता है, हमारे आसपास के स्टूडेंट्स को, कि सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों कब आपस में बराबर होते, तो आप बोलते हैं सर -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों पैमानों का तापमान आपस में बराबर होता है। मतलब यदि आप किसी भी पैमाने का यूज कर रहे हो, यदि -40 और -40 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिख रहा है, तो तापमान की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो तापमान की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो तापमान की वैल्यू सेम है। तो हम आपको सिद्ध करना है आपको ये कैसे होता है। तो आप यहाँ पे C की जगह पे कितने रख दें, -40 रख दें, और -0 का मतलब तो वैसे 0 था, बाकी पहला क्वेश्चन तो हम लिख के दिखा रहे हैं। अपॉन में आपको 100 लिखना है, ठीक है। इन दोनों का बस यूज करने वाले हैं हम। अगली कहानी, फ़ारेनहाइट का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सेल्सियस पैमाने पे किसी तापमान का मान -40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना होगा, ठीक है। तो आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आप इसी सूत्र में इन दोनों को ले लेंगे और C की जगह पे -40 रख देंगे और F का मान निकाल देंगे। मान लीजिए F का मान दिया, तो आप F की जगह पे रख देंगे और C का मान निकाल देंगे। मान लीजिए R का मान दिया कुछ और F का मान पूछा, तो आप इन दोनों का यूज कर लेंगे। मान लीजिए, आगे आप लोग समझ गए, ज़्यादा मत मानते हैं तो फिर लोग मान ही जाते हैं। आगे चलते हैं, तो F -32 और अपॉन में 180, 1 0 1 0 हमने सीधा काट दिया, ये वाला थोड़ा सा और काटने का मन है तो अच्छा, ज़्यादा नहीं काटते हैं। अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 18 चौके कितने हो जाएंगे, 72, मतलब 720, और आगे लगा है माइनस, और 10 का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 F, और माइनस में हो जाएंगे 320। जब इसको आप इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा, 10F बराबर, ये माइनस का इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो लीजिए पूरा करके दिखा देते हैं, एक भी स्टेप नहीं खा रहे हैं हम। तो 10F की वैल्यू हो जाएगी माइनस का केवल 400, तो 0 0 कट जाएगा और F की वैल्यू भी केवल क्या बचेगी, तो आप बोलेंगे सर -40 ही बचेगी।
तो जब C का मान आपने -40 रखा तो F का मान भी क्या आ गया -40, अर्थात -40 डिग्री पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान तापमान को दर्शाते हैं। तो तापमान में ठंड लगेगी मानिए तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो ठंड लगेगी वही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी ठंड लगेगी आपको। लेकिन अन्य इसका मतलब अन्य तापमान है। लेकिन यदि आप बोले सर फिर -30 भी क्या -40 डिग्री यानी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे फिर अब ये वाली चीज़ गलत है, गलत हमें यहाँ लगाना चाहिए। तो ये नहीं हो, केवल किस पे बराबर होते हैं तो -40 पे बराबर होते हैं, तो वो आपने यहाँ से निकालोगे। तो यहाँ से बस अब माना कि हमने आपको ये सिखा दिया कि आपको यदि परीक्षा में किसी भी चीज़ का मान यहाँ पर दिया आएगा तो उसको आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज कर सकते हो, इस स्किल को याद रख के। तो ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परम शून्य लोएस्ट टेम्परेचर, तो सिद्धांतिक रूप से अधिकतम ताप की तो कोई सीमा नहीं है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप लोग बोलोगे नहीं पता सर, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है सूर्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अभी उसका तापमान जो है केंद्रीय भाग का 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस लिखा मिलता है, कुछ किताबें 1.5 करोड़ लिखती हैं, और सतही तापमान उसका जो कष्ट का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो जो भी हो उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, मतलब आगे जाके जो 15 करोड़ या 1.5 करोड़ हम लोगों ने पढ़ रखा है उसकी मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अधिकतम तापमान आगे जाके बढ़ता ही जाने वाला है। तो अधिकतम तापमान की तो कोई सीमा नहीं है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। किंतु किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, और इसे ही आप लोग न्यूनतम ताप या फिर क्या बोलेंगे, परम शून्य ताप। मतलब आप कहीं पर भी नहीं सुनोगे कि इस जगह का तापमान या ब्रह्मांड में उस जगह का तापमान -274 डिग्री केल्विन हो या मतलब गलत बोल गए हम पीछे, -274 अपना क्या हो सेल्सियस हो, डिग्री सेल्सियस हो। तो सबसे छोटा तापमान कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका ही मान कहलाता है, तो 0 केल्विन का। इसीलिए हम लोगों को पता है कि तापमान का ऐसा ही मात्रा किसे मानते हैं, केल्विन को, ना कि डिग्री सेल्सियस को। बस देखिए फेमस ज़्यादा कौन है हम लोगों के बीच में, सेल्सियस, जिसको आप पीछे सेंटीग्रेड भी कहते थे। तो सीधी बात आपको ये वाली बात याद रखनी है कि परम शून्य ताप का अर्थ होता है न्यूनतम ताप, और न्यूनतम ताप की वैल्यू वैज्ञानिकों द्वारा कितनी निर्धारित कर रखी गई है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक्यूरेट बोलेंगे तो अब 273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि 273.16 केल्विन के रूप में दर्शाओगे तो वही क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी कहलाया जाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छा थोड़ा सा गलत पढ़ गए हम, बाकी आप लोगों को पता है, चल गया है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 0 केल्विन के बराबर है, और ये वाली वैल्यू को यदि आप केल्विन के रूप में दिखलाते हो तो वो वैल्यू क्या है, 0 सेल्सियस। तो हम बोल कर थोड़ा समझा देते हैं कि आप लोगों को ये वाली बात पता है कि 273 केल्विन ही किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यदि आप लोग यहाँ पे माइनस लगा के, यदि आप यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो तो इस वाली में माइनस जब लगाओ तो ये पूरी वैल्यू घट के क्या हो जाएगी, 0, और केल्विन की मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर से बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को ही क्या मानते, परम शून्य ताप। और कौन सा ताप, तो आप बोलोगे न्यूनतम ताप। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अभी तक इससे कम तापमान कहीं नहीं देखा गया है, नहीं देखा जा सकता, अभी ऐसा माना जाता है। उसे ही आप लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। इंग्लिश वर्ड थोड़ा भूल रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड भी कहा जाता था, मतलब पहले सेल्सियस को आप लोग सेल्सियस ना बोल के क्या बोलते थे, सेंटीग्रेड। पैमाना शब्द लगाता है, आपको जरूरी नहीं है, तो सेल्सियस को लोग सेल्सियस ना बोल के सेंटीग्रेड कहते थे, उसका नाम चेंज कर दिया। अगला पॉइंट क्या है, केल्विन में यदि आप ताप को व्यक्त करना चाहते हो तो आपको केल्विन तो लिखना है, जैसे कि अभी हमने बोला आपसे कि 273 का अर्थ ही 0 डिग्री सेल्सियस है। अब लेकिन आप केल्विन लिखना चाहते हो तो शुरुआती तापमान इसका ये, तो आपको यहाँ बीच में ये ऐसा डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी रोमन में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में आप डिग्री लगाते हैं, पर यहाँ पर डिग्री नहीं लगाएंगे। तो केल्विन में आप जब तापमान को व्यक्त करेंगे तो आपको डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखें, कुछ खास कठिन नहीं है, ये तो आसानी से दिमाग में रुक जाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अब हम लोग जो पीछे सेल्स यानी तापमान को नापना सीख रहे थे या मापना सीख रहे थे कि सेल्सियस में नापेंगे, फ़ारेनहाइट में नापेंगे, या रोमन में नापेंगे, या फिर केल्विन में नापेंगे, तो उनको नापते समय आप किन किन थर्मामीटर्स का यूज करोगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग पारा थर्मामीटर का यूज करेंगे, तो जिसको हम लोग अपनी सामान्य भाषा में डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। ये नीचे आगे नोट डला हुआ है इसका,
ठीक है। तो जो पारा नाम हम लोगों के पास जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है पारे वाला, या जिसको आप लोग मरकरी भी कहते हैं, तो मरकरी वाला, उस पर आपको चूँकि पता है कि पारा जो है 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। तो 39 थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे -39 चाहिए आपको, है ना। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी जमता है -0 पे, केवल 0 पे, और पारा जमता है किस पे, -39 पे। तो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए साफ लिख देते हैं फिर से, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अतः इससे निम्न का तापमान, निम्न मतलब आप -39 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा बीच का तापमान ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज करना चाहेंगे, कुछ चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं। ये तो सब सही लिखा था कि पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि हमारे पास जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे छुपा दी गई है आप लोगों के सामने, तो हम बता देते हैं कि हमारे पास जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो या तो नापता है तापमान हमारे कितने को, वो तो या तो तापमान नापता है हमारे, मतलब सामान्यतः वो नापता है तापमान, आपको याद है 98 डिग्री, यहाँ लिख देते सफाई से, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिकतम कहाँ तक के तापमान को नाप पाता है, 110 फ़ारेनहाइट को, ठीक है। और यदि आप सेल्सियस में दिखलाना चाहते हो तो वो दिखलाता है 37 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक के तापमान को, तो आपको याद है जहाँ तक 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान को। तो ये सब तो हो गया सामान्य, यानी हम लोगों के डॉक्टरी थर्मामीटर की बात हो गई, ठीक है। तो पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट साहब ने किया था, और इसी को आप लोग चाहो तो ये हमने जो आपको स्थिति समझाई कि हमारे पास जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, डॉक्टर वाला थर्मामीटर, वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को नापता है। यदि सेल्सियस की बात करेंगे तो 37.5 लिखा था एक्यूरेट में वैसे, तो 37.5 से 43.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नापता है। तो ये दोनों चीज़ें भी लगभग में आपस में बराबर होती हैं, लेकिन साथ में यदि आपको ये इस प्रकार से डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं चाहिए, केवल पारा वाला थर्मामीटर चाहिए है, तो वो अधिकतम तापमान तो उसका निर्धारित नहीं होता है, लेकिन पारे के द्वारा आप न्यूनतम -39 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नाप सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम कितने तक के तापमान को नाप सकते हैं, तो -39 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आप नाप सकते हैं, क्योंकि उतने पे वो जम जाएगा, फिर उस वाले टेम्परेचर पे वो आपको रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो आपको बस यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि पारे के द्वारा -39 डिग्री सेल्सियस पर चूँकि वो जम जाता है, इसलिए आप इससे कहने को और ज़्यादा माइनस वाले तापमान को नहीं नाप पाओगे, तो न्यूनतम कहाँ तक का नाप पाओगे आप, -39 डिग्री सेल्सियस को नाप पाएंगे। यदि अब आपको और अधिक तापमान नापना, उससे भी नीचे का तापमान नापना, जैसे कि आप चाहते हो कि हम सर -115 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नापना चाहते हैं, तो हमें अपने थर्मामीटर में पारे मतलब मरकरी का यूज करने की जगह किसका यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ किसका, अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतम सीमा तो निर्धारित नहीं है, तो आप सामान्यतः मान लीजिए कि 100, 50, 60, वैसे 100 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तापमान है, मैं नहीं कहने को प्लस में, तो मान लीजिए 50-60 डिग्री सेल्सियस का तापमान तो हम लोग इससे नाप लेंगे, पर पारे वाले से न्यूनतम कितना तापमान नाप पाएंगे आप, -39। लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि आप -115 तक का तापमान नापना चाहते हो, तो आपको अपने कांच के थर्मामीटर में अब पारे की जगह पे क्या भरना पड़ेगा, अल्कोहल भरना पड़ेगा। और ये जो हमने ये कहानी समझाई थी आपको, ये किसकी कहानी थी, डॉक्टरी थर्मामीटर की, जो हम लोगों को मुंह में लगा के या अगल बगल लगा के अपना तापमान चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः लिखा है कि सामान्यतः पारे के द्वारा किस रेंज से किस रेंज तक का तापमान नापा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस का तापमान नापा जा सकता है। तो मेन तो ये वाली चीज़ थी, जहाँ पे फिर से हम लिख दें डॉक्टरी थर्मामीटर। तो इसकी रेंज ये होती है 98 से 110 फ़ारेनहाइट, या 37.5 से 43.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 43 नहीं 45.5 होता है इसको, इसके लिए सॉरी शक्तिमानों, थोड़ा सा कभी कभी डाउट आ जाता है, तो 45.5 तक, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कीजिए। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अभी हाल आगे बढ़ते हैं। तो
तो तापमापी कई प्रकार के होते हैं, मतलब तापमान को नापने के लिए आप लोग द्रव का यूज भी कर सकते हैं, गैस का यूज भी कर सकते हैं। तो जो तापमापी हम लोग अब पढ़ने वाले उसमें लिखा है गैस तापमापी। तो इस प्रकार के तापमापियों में आप गैस के रूप में किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस का। ठीक, दूसरे का भी यूज करते, तो पहले हमने हाइड्रोजन देख लिया यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस तापमापी में आप लोग, या फिर इस वाले गैस तापी में आप स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा नहीं जाता है, मापा जा सकता है। ठीक है, मापा जा सकता है। तो और यदि आप हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले डालेंगे तो आप कितने तक का तापमान नाप डालेंगे, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। जैसे पीछे हमने देखा था आपसे कि पीछे हम आपको लोएस्ट लिमिट तक बता रहे थे कल अपने एल्कोहल और पारे में, कि जो पारा है वो -39 तक के तापमान को ही नाप पा रहा था। ठीक है, Hg। और जो हमारा अल्कोहल था वो -115। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की बात हो रही थी, तो न्यूनतम तापमान नापने के लिए आप इनका यूज कर लेंगे। लेकिन अब अधिकतम तापमान की बात करें तो यदि आप चाहते हैं कि आप किसी वस्तु का 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप लें, तो हमें अपने तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको लगता है आप और अधिक तापमान को नापना चाहते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। तो सीधी बात है, आप यदि अपने तापमापी में, गैस तापमापी में हाइड्रोजन का यूज करोगे तो 500 तक का, और नाइट्रोजन को यूज करेंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यूज कर सकते हैं। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन बस ये आता है कि गैस तापी में किन किन गैसों का यूज हो सकता है, किस गैस का उपयोग होता है मुख्य रूप से, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। यदि किन किन का आया तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये वाला बन जाता है कि हाइड्रोजन गैस तापमापी से अधिकतम किस तापमान को नापा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 500, और नाइट्रोजन वाले से तो आप बोलेंगे 1500 1500 डिग्री सेल्सियस। अब अगला लिखा ठोस वाले की बारी है कि पीछे द्रव हो गया, गैस हो गया, तो अब ये ठोस भी बोलेंगे, हमसे क्यों नहीं काम कराया। तो प्लेटिनम या प्लेटिनम जो भी लिखा है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो इसके द्वारा आप -200 से, इसकी पूरी रेंज दी गई है आपको, -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नाप पाएंगे। यदि आपने अपने तापमापी में प्लेटिनम के रेजिस्टेंस का यूज किया है तो वो आपको -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का उपयोग करेगा। ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है सर, कैसे काम करते क्या करते हैं, सभी चीज़ें वैसे बाइबेट सिद्धांत पे काम करती हैं, तो अभी हम लोग उस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस ना करते हैं। बस आपको तो याद रखना है, यदि आप प्लेटिनम का यूज करने वाले हो अपने तापमापी में, तो आप -200 से +1200 या 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप सकते हैं। उसी प्रकार से ताप युग्म तापमापी, यदि आपने कोई भी 2 पेयर ले लिए हैं तारों के, ठीक है, उनका युग्म बना लिया है, उनका कोई भी 2 तार दिए, उनका युग्म बना लिया, उससे यदि आप तापमान नापोगे, ठीक है, तो वो कितने तक का तापमान आपको नाप के दे देगा, -200 से 1600। तो कुछ साइंस ओरिएंटेड पेपर, मतलब जैसे हम लोग जहाँ पे साइंस ज़्यादा आती है अपने खासकर व्यापम जैसे एग्जाम में पिछले कुछ सालों से साइंस पे थोड़ा ज़्यादा रुझान चल रहा है, तो वहाँ पे सीधा क्वेश्चन इस टाइप की थोड़े से डीप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो यदि आपसे पूछा जाएगा ताप युग्म या फिर थर्मोकपल थर्मामीटर, तो ताप युग्म तापमापी, इसके द्वारा आप -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक के तापमान का मापन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा समझाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हमने जो पीछे के 3 समझाए हैं वो कल इसलिए समझा क्योंकि हमें ये समझाना था या बताना था। तो सबसे ज़्यादा हम लोग एग्जाम में आता है पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है। तो इस तापमापी से दूर स्थित, तो मेन तो ये वाली चीज़ परीक्षा में आती है कि यदि आप किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु के पास जाए बिना निकालना चाहते हैं, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, पूर्ण विकिरण तापमापी। जैसे हम लोग देखते हैं सूर्य का ताप लिखा भी है आगे जाके, सूर्य का ताप, क्या सूर्य का तापमान जो हमने कल बोला था आपसे 6000 डिग्री सेल्सियस या 1.5 करोड़ या 15 करोड़ गलती से मुंह से निकला था, 1.5 करोड़ ज़्यादा सही निकला है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है, तो क्या किसी ने सूर्य के पास जाके नापा होगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम लोग दूर से नापा। तो उस दूर से नापने के लिए आपने किस तापमापी का यूज किया, तो आप बोलेंगे पूर्ण विकिरण तापमापी या फिर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से हमने सूर्य का तापमान नापा है। बस इसके लिए क्या होना चाहिए कि जिस वस्तु का तापमान आप दूर से नापना चाहते हो, उस वस्तु का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ही या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब किसी वस्तु का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसके अंदर से क्या निकलने लगती हैं, तो आप बोलेंगे विकिरण निकलने लगती है। वैसे एक वाली बात तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ रखी है कि होगी है कि नहीं, कि प्रत्येक वस्तु से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, लेकिन
इतना उत्सर्जन नहीं होता कि वो किसी को दिखने लगे फिर वो वस्तु चमकने लगे। तो यदि आप चाहते हो वो ऊर्जा दिखे अर्थात चमके, तो उस वस्तु को आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 800 डिग्री सेल्सियस। तो जिस वस्तु का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस है उससे अधिक हो जाता है तो उससे चमक एक निकलेगी। चमक निकलेगी मतलब विकिरण निकलेंगे, और उस निकलते हुए विकिरणों की तीव्रता के आधार पर आप उसके ताप की गणना कर सकते हैं। तो उसी सिद्धांत पर काम करता है हम लोगों का पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। अब ये जो सिद्धांत हमने अभी आपको बोल के सुनाया है, तो ये सिद्धांत किसने बना के दिया था, तो आप बोलेंगे स्टीफन साहब ने। तो इसको स्टीफन के नियम पर आधारित है ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। यदि विकिरण की मात्रा को हम E फॉर एनर्जी दे दें और घात को यानी उसके परम ताप को हम T मान लें, तो T पे जब 4 की घात होगी तो T की घात जो है 4 की घात के रूप में आगे बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तापमान थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब निकलने वाली ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो यह नियम क्या है, E समानुपाती T⁴ या T के ऊपर 4 की घात स्टीफन का नियम है। तो स्टीफन ने ही बताया कि कोई वस्तु को यदि 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो उससे विकिरण निकलेगी, और दूर से ही आप किसी वस्तु का तापमान नाप सकते हैं। तो ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का छोटा सा डायग्राम बनाया पर काफ़ी अच्छा नहीं मिला है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें, बाकी उतना खास नहीं है कि आप उसी को देख के ही याद कर पाएँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगला टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट। तो क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है, ठीक है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। ठीक है, इसकी जो समझ में नहीं आ रही हमारे लिए, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। मतलब यदि आपका मानना है कि हमारे पास कोई एकांक द्रव्यमान है, मतलब मान लीजिए 1 ग्राम है, इस 1 ग्राम वस्तु का तापमान आप 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, 10 से 11 करना चाहते हैं, तो इसका कोई ना कोई ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जब आप किसी वस्तु को तापमान उसके वजन के अनुसार दोगे या वजन के अनुसार देते हैं, तो उस वाली ऊष्मा को हम लोग क्या नाम देते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसे ही आप विशिष्ट ऊष्मा कह देंगे, और इसे आप किससे दर्शाओगे, कैपिटल C से दर्शाओगे। और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक फिर क्या बन जाएगा, तो हम लोगों को यदि हमने यहाँ पे ग्राम लिया तो ग्राम तो ऐसा ही मात्रक है नहीं है, तो आपने ऐसा ही मात्रक ले लिया किलोग्राम। तो यदि 1 किलोग्राम का तापमान आपने 1 केल्विन डिग्री सेल्सियस ना बढ़ा के कितना बढ़ा दिया है, 1 केल्विन बढ़ा दिया है, तो बटे में जाएगा केल्विन। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जूल। पूरा इतना तक को अंडरलाइन करना था हमारे लिए। तो आपने कितने जूल ऊर्जा दी है, 1 किलोग्राम और 1 केल्विन के तापमान को बढ़ाने के लिए, 1 किलोग्राम तक के द्रव्यमान को 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए। तो इसका ऐसा ही मात्रा बन जाएगा, जूल इंटू किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो J Kg-1 और K-1 होता है। ठीक है, बाकी उतना मात्रा की जरूरत नहीं, बस आपको तो याद रखना है किसी भी पदार्थ का तापमान, यदि आपको किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक बढ़ाना है आपको, तो उसके लिए दी गई ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। एक छोटा टॉपिक ये भी लिखा है, जिस पर भी ध्यान दे लेते हैं हम लोग। 1 ग्राम जल का ताप यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस है। तो इस ऊपर हमने वो तो आपको ऐसा ही मात्रक में दिखलाए थे, और सामान्य व्यवहारिक मात्रक क्या है, ऊष्मा का कैलोरी, यानी वजन का ग्राम भी ले लेते हैं, और तापमान का क्या है, सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का गुणा है, तो इसको आप सफाई से ऐसा भी लिख सकते हैं, कैलोरी और अपॉन में कुछ लोग इसको मैंने सोचते हैं कैलोरी बटे ग्राम और गुणा में सेल्सियस, नहीं, तो कैलोरी बटे में ग्राम और गुणा में सेल्सियस, ये दोनों साथ में रहेंगे, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा मात्रा कितनी होती है, 1। तो 1 ग्राम जल का तापमान यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो उसे कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। और उसे ही बोलते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा। और कुछ लोगों को पता है तो हम तब भी हम बता दें कि जल की स्पेसिफिक ऊष्मा पूरे अपने ब्रह्मांड में और खासकर अपनी पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थों में कैसी होती, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती। मतलब यदि उसको आपने 1 कैलोरी ऊष्मा दी है तो सबसे लंबे समय तक कौन गर्म बना रहेगा, तो आप बोलेंगे जल बना रहेगा। इसलिए हम लोग सिकाई वगैरह में किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण ही। आगे चलते उसमें प्रसार, हम सब लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को गर्म करें तो सामान्यतः उसमें प्रसार होता है।
तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त यदि किया जाता है तो इनमें संबंध क्या देखने को मिलेगा, अल्फा बीटा गामा में, चूँकि अल्फा मतलब लंबाई से 1 बेमा, बीटा मतलब क्षेत्रफल से 2 बेमा और गामा मतलब आयतन से 3 बेमा। तो यदि आप इनको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे तो यदि हम लोग बीटा की वैल्यू अल्फा के रूप में निकालेंगे तो आप 1 बीटा बराबर 2 अल्फा लिख सकते हैं और गामा की वैल्यू अल्फा के रूप में निकालते तो आप 1 गामा बराबर 3 अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे तापमान भी दिखलाने की कोशिश की गई है आपसे कि एक किसी कंटेनर में 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो आयतन अभी कम है, 140 हो गया तो आयतन और बढ़ गया, आपने उसका तापमान 180 कर दिया तो ये इसका आयतन और बढ़ गया और ये फैल के कहाँ जाने लगा है, बाहर जाने लगा है। तो हम लोगों को तो सीधी बात, ये वाली बात पहले से ही पता थी कि किसी चीज़ को यदि आप गर्म करते तो ऊष्मा में क्या होता है, प्रसार। बस आपको ये ध्यान देना है कि आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों में जो प्रसार गुणांक का अनुपात होता है वो क्या होता है, 1, 2, 3। इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि उतना टफ नहीं है टॉपिक और जितना टफ है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना ही बस आपको याद रखना है। ताप देने पर लगातार आयतन बढ़ता है। अब जल का असामान्य प्रसार बहुत आता है, जहाँ तक पीछे इसकी हम चर्चा हल्की सी कर भी चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्राय सभी द्रव जो होते गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, किंतु जल में छोटी सी समस्या होती है। तो लिखा है किंतु की जगह परंतु लिखा है, किंतु जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पहले आयतन में घटता है, ठीक है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वापस क्या होता है, आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। तो हम लोगों को पता है कि जो जल है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के रूप में होता है और बर्फ़ के रूप में उसमें थोड़े से गैस के बुलबुले घुसे होते हैं जिससे उसका आयतन अधिक होता है। और जब उसको आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो बर्फ़ से पानी बनेगा, पर ठंडा तो रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब वो पानी बन जाएगा और उसका जो आयतन है मतलब गैस निकल जाने के कारण थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, कम, मतलब उससे सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, वही लिखा है कि जो हम बता रहे हैं आपको, 0 से 4 तक जाने पे आयतन क्या घट गया, क्यों, क्योंकि अंदर के मोस्टली जो गैसीय अणु वो बाहर निकल गए तो आयतन में कमी आ गई। लेकिन अभी भी ठंडक तो होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हम लोग मोस्टली मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो फिर अपने भारत में 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी काफ़ी कम होता है, तो इस वाली चीज़ पर भी चीज़ बहुत ठंडी होगी, सिकुड़ी रहेगी पर इसकी अपेक्षा ज़्यादा, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही आप अपने तापमान को 4 से अब और अधिक लेके जाएंगे कहीं भी, 10 या 10 से अधिक, तो अब धीरे धीरे पानी गर्म होने लगेगा और गर्म होने के बाद वो हल्का सा अब क्या करेगा, फैल जाएगा। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे भी उसका आयतन जो है, यहाँ पे भी उसका आयतन अधिक होगा, ठीक है, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे फिर से क्या होगा, अधिक होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अधिक, तो आप लोग देख पा रहे पहले हम लोग 0 से 4 तक जाने में कम किए हैं और 4 से अधिक जाने पे फिर से हमारा आयतन क्या होता, बढ़ रहा है। तो इसमें सामान्यतः हम लोग ये रूल नहीं लगा पा रहे हैं कि तापमान बढ़ाने पर आपका आयतन ही, जल का आयतन भी क्या होता, बढ़ रहा है। तो इसमें बीच में आपका ब्रेक पॉइंट क्या बन जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस के पहले 0 से 4 तक आएंगे तो कम होगा या सिकुड़ेगा और फिर 10 आगे जाने पर फिर से वो क्या करेगा, फैलना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से अनियमितता आने के कारण जल के इस व्यवहार को ही हम लोग क्या कह देते हैं, जल का असामान्य प्रसार या फिर जल का असामान्य व्यवहार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जल जो भी था सबसे कम आयतन उसका कब था, 4 डिग्री सेल्सियस पे था। इसका अर्थ है और आयतन कम होने का मतलब घनत्व तो कैसा होना, ज़्यादा होना। तो ये वाला पॉइंट भी खूब आता है परीक्षाओं में कि जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व प्रदर्शित करता है, उसका घनत्व कैसा होता है, अधिकतम, मैक्सिमम होता है। तो कुछ लोगों को पहले से पता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसमें गलतियाँ ना करें और तब भी कोई डाउट रहता है तो हमसे संपर्क करें। ये ईजी है और इम्पोर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। अगला है ऊष्मा का संचरण। भैया ऊष्मा हम लोग गर्म यानी किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो यहाँ से वहाँ जाती है या फिर खुद नहीं जाती तो किसी को भेज देती है अपने साथ लेके। तो ऊष्मा जो है तो यहाँ से वहाँ जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होती है। इस घटना को ही आप ऊष्मा का संचरण, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कहेंगे। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर चीज़ यहाँ से वहाँ जाना पसंद करती है, सबकी इच्छा होती है घूमने की। इसकी 3 विधियाँ हैं। तो पहली पढ़ेंगे अपचालन मतलब कंडक्शन, संवहन मतलब कन्वेक्शन और विकिरण मतलब रेडिएशन। तो इन 3 रूपों में ऊष्मा यहाँ से वहाँ जाती है। यदि शॉर्ट वे में बताएं आप लोगों को तो आगे जाके वैसे दिखाया पूरा कि ठोसों में, मोस्टली सॉलिड्स में चालन होगा, चालन के द्वारा ऊष्मा यहाँ से वहाँ जाएगी। फिर मोस्टली द्रव और थोड़ा बहुत गैसों में, ठीक है।
मोस्टली द्रव और थोड़ा बहुत गैसों में। संवहन के द्वारा जो एनर्जी है, जैसे ऊष्मा है, वो यहाँ वहाँ होगी। और विकिरण मुख्यतः किस में देखने को मिलेगा आपको, गैसों में या फिर वायुमंडल जैसी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो विकिरण उसमें जो चीज़ खूब आसानी से मूव होती रहती, तो यानी यहाँ वहाँ जाती रहती, तो उसके लिए क्या बना होगी, गैस। तो मुख्यतः सीधा आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि चालन ठोसों में, संवहन द्रवों में और विकिरण गैसों में देखा जाएगा। तो इसमें अब कैसे होता है उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। तो ऊष्मा को यहाँ से वहाँ ले जाना ही होता है क्या, ऊष्मा को यहाँ से वहाँ ले जाना ही होता है ऊष्मा का संचरण, जो कि 3 रूपों में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पे क्या लिखा है, चालन या कंडक्शन। तो चालन या कंडक्शन, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। मतलब यदि आपने गैस पे, यदि हम लोगों ने नीले रंग की फ्लेम बना लेते हैं, ये हमने गैस पे ऐसी ऐसी फ्लेम जला दी, ठीक, अच्छी तेज आग लगी है, इस पर एक तवा रख देते हैं काले रंग का। तो यदि हम लोग तवे को यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो जो हीट है इन कणों के माध्यम से यहाँ से वहाँ खुद जाएगी, ना कि यहाँ का जो कण है वो खुद उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो चालन में बस आपको इतना बोलना है कि चालन में जब किसी पदार्थ को ऊष्मा मिलती है तो वो पदार्थ या कण अपनी ऊष्मा बाजू वाले कण को दे देता है। मतलब ऊष्मा खुद चलेगी पर कण यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर साफ लिखा है, कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना क्या पहुँचती, ऊष्मा पहुँचती है। तो ऊष्मा चलेगी पर कण वहीं बैठा रहेगा। और कण किस में एक जगह बैठा है, तो मोस्टली ठोस में। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, चलन विधि के द्वारा। और साथ में आप यहाँ पे संपर्क भी लिख सकते हो कि जब 2 पदार्थों में संपर्क हो जाता है सीधा, तो संपर्क के कारण उनमें ऊष्मा जब स्थानांतरित होती है, तो वो वाली विधि कौन सी है, चालन विधि है। ठीक है, जब 2 सतह एक दूसरे से चिपकी रहेंगी तो एक चीज़ की ऊष्मा दूसरे को ट्रांसफ़र होने लगेगी। इस क्रिया को हम लोग चालन भी कह देंगे। मतलब सीधी बात, इसमें ऊष्मा चलेगी, पदार्थ के कण नहीं चलेंगे, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, मुख्यतः आपको मुख्यतः ठोस में। होने को तो सब में हो सकता है, और मुख्यतः देखने को मिलेगा आपको ठोस में। चित्र में भी कुछ खास नहीं दिखाया, बस इसमें ये मान लीजिए कि भूमि यदि गर्म हो गई थी तो भूमि से लगने वाली हवा टच होके उस गर्म हो जाएगी, मतलब वहाँ पर चलन की क्रिया होगी, और फिर वो गर्म होके हल्की होके कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। फिर वहाँ से दूसरी क्रियाएं चालू होंगी जो हम आगे आपसे शेयर करेंगे। तो सीधी बात, संपर्क में दिया जाएंगे तो चलन देखने को मिलेगा। संवहन या कन्वेक्शन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ, को होनी चाहिए अपन को, इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पदार्थ के कण खुद स्थानांतरित होने लगेंगे, है ना। पदार्थ के कण जो है खुद स्थानांतरित होने लगते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहने लगेंगी। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, और ये वाला मुख्यतः द्रवों में देखने को मिलेगा, साथ में गैसों में भी देखने को मिलेगा। और वो जो वायु, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मान लीजिए कि ये जो टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केवल इसी वाले फैक्ट के कारण पढ़ा रहे हैं कि वायुमंडल जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है किस वाली विधि से, तो आप बोलेंगे संवहन या कन्वेक्शन मेथड से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए वायुमंडल का ही चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पर लगातार सूर्य की एनर्जी लग रही थी, तो हमारी ये पृथ्वी तेज़ी से गर्म हो जाएगी। ठीक है, तेज़ी से गर्म हो जाएगी, और ऊपर वायुमंडल की परतों को भी गर्म करेगी। तो वो गर्म कौन कर रही, तो अभी तो सीधी किरणें आ रही हैं, तो वो वाली पीछे बताएंगे आपको हम। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, हमारी पृथ्वी खुद गर्म भी थी, या फिर उसके अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, भूगर्भिक क्रियाएं, उससे भी ऊष्मा कहाँ निकलती, बाहर। तो चालन से थोड़ी बहुत पृथ्वी जो हमारी गर्म थी, तो उसके संपर्क में आने वाली हवा गर्म हो जाएगी, और वो हवा गर्म होकर कहाँ जाएगी, ऊपर। और ऊपर की जो हवा ठंडी थी, वो ठंडी हवा ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब आप किसी चीज़ को गर्मी दे रहे हैं, यहाँ पे जब किसी चीज़ को आप गर्मी दे रहे हैं, तो गर्मी लेने के बाद वो ऊष्मा खुद ऊपर नहीं जा रही है, ऊष्मा पाने वाला कण खुद हल्का होकर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो वायुमंडल की हवा जो नीचे थी वो खुद गर्म होकर ऊपर चली गई। ठीक है, और ऊपर की जो हवा कम गर्म थी वो भारी हो जाएगी हल्की सी, और वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। या फिर दूसरी कहानी आपको सबसे अच्छी वाली देखने को या पढ़ने को मिलती है किताबों में, आपने किसी भी नोट्स वगैरह में, तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो कि दिया आपने किसी बर्तन में पानी भर रखा है, ठीक है, उसको नीचे से आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब इसको आप नीचे से तापमान देंगे तो यहाँ पे यहाँ ये वाली विधि तो कहने को चलन से गर्म हो रही है। अब लेकिन जैसे अंदर के पानी को हीट या ऊष्मा स्थानांतरित होगी, तो यहाँ का पानी गर्म होके अपने ऊपर के पानी को गर्म नहीं करेगा, खुद हल्का होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर।
ठीक है। और ऊपर का पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे। यदि आपके पास कांच का बर्तन होगा तो आप लोग इस प्रकार से कुछ बुलबुलों को ऊपर जाते हुए देखेंगे और कुछ बुलबुलों को नीचे आते हुए भी देखेंगे। तो उन्हीं वाले बुलबुलों के ऊपर जाने और नीचे आने की क्रिया को, सामान्यतः जो चीज़ गर्म होती है हल्की होगी ऊपर जाएगी, और जो चीज़ कम गर्म है ठंडी होती है वो भारी होने के कारण नीचे आएगी। जिस प्रकार से वहाँ पर धाराएँ बहती रहती हैं, ठीक है। तो उन धाराओं को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, संवहन धारा, या फिर कन्वेक्शनल करंट। तो ये मुख्यतः द्रवों में देखने को भी मिलता है और गैसों में बहुत आसानी से, पर गैसें दिखती नहीं हैं। और वायुमंडल भी पूरा अपना वायु का बना हुआ, अर्थात गैसों का बना हुआ है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा ये धाराएं अपने आप चलती रहती हैं। इसी कारण से मानसून आता रहता है और जाता रहता है। तो वो सारी कौन सी धाराएं, संवहन धाराएं हैं। मुख्यतः आप लोगों को भूमध्य रेखाओं पर ऐसी संवहनी वर्षा के उदाहरण भी देखने को मिले होंगे। भूगोल की कक्षाओं में आपने पढ़ रखा होगा, भूगोल में पढ़ रखा होगा। और जब हम लोग स्थल समीर, जल समीर पढ़ते हैं, वो सब भी किसके उदाहरण, तो आप बोलेंगे संवहन धारा। तो सब में बस यही कहानी होती है, हर चीज़ जो होती है अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, और जिसके पास ताप अधिक होता है वो हल्का होके ऊपर उठ जाता है, और जिसके पास ताप कम होता है वो भारी होके नीचे आके धारा को दिखलाएगा। तो आगे बढ़ते रहते हैं। टॉपिक ईजी और इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है वाला वैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था, हम फिर से बोल दें आपसे, अब टिक करेंगे फिर मिटाना पड़ेगा। और लास्ट है चालन का विधि में विकिरण रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचित होती है। अच्छी बात इस वाले में क्या होती है कि जिस चीज़ से ये टकराएगी उसी को ऊष्मा देगी, लेकिन रास्ते में यदि कोई नहीं है तो उस चीज़ को ऊष्मा नहीं देगी। जैसे हम लोगों को पता है सूर्य से लगातार ऊष्मा निकलती रहती है, ठीक है, पर यहाँ के आसपास के तापमान में कोई गर्मी नहीं होगी अपने आप। हाँ जी, कोई जाएगा तो उसको गर्मी टकरा जाएगी। तो जो आपको सीधी बात, जो ऊष्मा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है अपनी पृथ्वी तक आ रही, तो पृथ्वी का वायुमंडल पूरा वायु से भरा हुआ है। तो उस वायु के कणों से जब तक हमारी रेडियो विकिरण या फिर सूर्य की विकिरण नहीं टकराएंगी तब तक उनको ऊष्मा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सीधी बात यहाँ पर लिखा ना कि किरणें खुद एक तो आएंगी आपके पास गर्मी देने के लिए, और रास्ते को गर्म नहीं करेंगी, जिससे टकराएंगी उसी को गर्मी देंगी। तो आपको आजू बाजू हीट का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण से ये वाला जो विकिरण की मतलब जो कहने को जो विधि है थोड़ी सी ज़्यादा और स्टैंडर्ड वाली हो जाती है, और ये प्रकाश की चाल से विकिरण क्या होती, गति करती हैं। तो मुख्यतः गैसों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी पानी आने भी हम लोग इस वाली विधि से गर्म कर लेते हैं। कोई भी ठोस भी गर्म हो जाता है, जैसे हमने भैया यहाँ पे चट्टान थी, इससे लगातार इस पर किरणें आके पड़ रही हैं, तो विकिरण वाली विधि से गर्म हो जाएंगी। बस थोड़ी सी इसकी विधि, स्पीड जो गर्म करने की स्पीड होती थोड़ी सी कैसी होती, कम होती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। बस इसमें सीधी कहानी बस आपको ये याद रखना है, गर्म वस्तु में से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से अपने आप क्या होंगी, जाएंगी, और आपके माध्यम को गर्म करने का प्रयास नहीं, जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक गर्मी नहीं देंगी। तो विकिरण मुख्यतः गैसों में देखने को मिलेगा, बाकी हो सकता है सब में। तो 3 विधियाँ आप लोगों को समझ के रखना है, याद रखना है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला नियम है किरचॉफ का नियम, किसको किताबों में लिखा था किरकॉफ, बाकी इंग्लिश में किरचॉफ भी स्पेलिंग बनती है, तो कुछ किताबें इसको किरकॉफ भी लिख देती हैं। तो आपको तो बस उच्चारण याद रखना, लगभग में किरचॉफ या किरकॉफ, हॉफ लगा है तो वो तो नियम वही है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये नियम क्या बोलता है, पीछे के नियम से भी लगा सकते हैं इसको आप, कि इसके अनुसार अच्छे अवशोषक, गुड एब्जॉर्बर, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। मतलब जो जितना ज़्यादा हीट को अवशोषित करेगा उतने ज़्यादा क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। तो इस वाला नियम कौन देखे गए हैं, किरचॉफ साहब देखे गए हैं, जो भले हम लोगों को पहले से पता था, पहली बार किरचॉफ साहब बोल के चले गए। अब यदि इसके अनुप्रयोग में देखें, अब यदि अंधेरे कमरे में एक काली वस्तु और एक सफ़ेद वस्तु को आप समान ताप पे रख देंगे, यदि हमने यहाँ पे एक काली वस्तु और पहले सफ़ेद बना दें, हम फिर एक काले वाले का काले से कर देते हैं, और एक काली वस्तु रख दी है, तो हम लोगों को पता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा, काली वस्तु जो होती है सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और सफ़ेद वस्तु सारे के सारे प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो ये प्रकाश को मोस्टली अपनी ओर खींचती है और ये प्रकाश को अपने से दूर फेंकती है। तो इसका मतलब यह है, ये अच्छा अवशोषक हो जाएगी, काली वस्तु एक अच्छी अवशोषक हो जाएगी, ठीक है, और ये अच्छी उत्सर्जक है। अब उत्सर्जक तो नहीं बोलना चाहिए, परावर्तक है ना, ताकि आप लोगों को डाउट ना बने। परावर्तक है, लेकिन अवशोषक बिल्कुल भी नहीं है, फिर ना के बराबर है। तो जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक है उतनी ज़्यादा क्या करेगी, अपने अंदर से विकिरणों को बाहर भी छोड़ेगी। तो जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी अच्छी उत्सर्जक हो जाएगी। तो केवल परावर्तक, कुछ भी अवशोषित नहीं करती है। तो आप लोगों को बस ये बोल देना है कि यदि आप समान ताप पर एक काले अंधेरे कमरे में काली वस्तु और सफ़ेद वस्तु को रख देंगे तो अंधेरे में कौन सी चीज़ चमकती दिखेगी हम लोगों को, काली वस्तु।
इसलिए हम लोगों के बीच में चमकदार काले रंग के जूते, काले रंग की गाड़ियाँ ज़्यादा फेमस होती हैं। इसी कारण से कि अंधेरे में कौन सी चीज़ अपने आप चमकेगी? काली, क्योंकि उसने दिन भर से ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित कर रखा है। तो ये सारी बातें जो हमने आपसे बोली, इससे पहली बार कौन बोल के गए थे? आप बोलेंगे किरचॉफ साहब बोल के गए थे। आगे बढ़ लेते हैं। स्टीफन का नियम वैसे पीछे पढ़ा था अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले, कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता जो है 800 डिग्री सेल्सियस के ताप से अधिक होने पर होती है, तो उत्सर्जन क्षमता E जो है उसके परम ताप के चौथे घात के अनुपाती होती है। तो आप लोग E समानुपाती T4 बोल सकते हैं। और यदि आप लोग यहाँ पे एक स्थिरांक लेके आएंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे न्यू से दर्शा देंगे और जैसे स्टीफन नियतांक कहेंगे। तो चूंकि ये पीछे हो चुका है इसलिए ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना बोल देते हैं, कोई वस्तु जो है कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस पे ही विकिरण उत्सर्जित करना शुरू करती है। और यदि आप लगातार एनर्जी उससे चाहते हो तो आपको तापमान को T के ऊपर 4 की घात के रूप में बढ़ाना पड़ेगा। उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं थका रहे हम। आगे चलते हैं। अवस्था परिवर्तन है गुप्त ऊष्मा। अवस्था मतलब क्या हुई? अवस्था सामान्यतः पर लोग 3 मानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बाकी हाँ पता है मैं आप लोगों को कि 2 और पता है, बाकी मुख्य रूप से 3 मानते हैं। मुख्य शब्द यूज भी किया था। तो निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अवस्था जब परिवर्तित होती रहती है तो पदार्थ का ताप बदलता नहीं है। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं और सामान्य स्थिति में सोचते हैं ऐसा नहीं होता होगा। तो ये आपको पक्का याद रखना है, अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलेगा, ऊष्मा की मात्रा बदल जाएगी लेकिन ताप स्टेबल दिखेगा। ठीक है, तो त्रिक बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल, गैस एक साथ पाए जाएंगे। ऐसा सामान्यतः व्यवहारिक जीवन में संभव तो नहीं है, पर उसे आप त्रिक बिंदु कहेंगे जहाँ पे कोई पदार्थ ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ देखा जा सके। जैसे पानी की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी के रूप में भी दिख सकता है, ठोस के रूप में भी दिख सकता है, लेकिन गैस के रूप में नहीं दिख सकता। तो यदि कोई पदार्थ एक साथ तीनों अवस्थाओं को दिखला पाएगा, कि जिस ताप पर वो दिखलाएगा उस ताप को ही आप लोग नाम दे देंगे त्रिक बिंदु। तो अवस्था परिवर्तन की चर्चा हो रही थी। नंबर 1 पे लिखा गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठीक है, यदि कोई ठोस जो है द्रव ठोस से द्रव में बदल रहा है तो वो गल रहा है, तो उसको बोलेंगे, इस क्रिया को बोलेंगे गलन या मेल्टिंग। तथा इस निश्चित ताप को आप क्या कह देंगे? इस निश्चित ताप को आप ठोस का गलनांक कह देंगे। इस निश्चित ताप को आप ठोस का गलनांक कह देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है। यदि हम लोग मान लीजिए हमारे पास ये बर्फ़ है, मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ से आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? पानी। तो बर्फ़ से पानी बनना, बर्फ़ से पानी बनना, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। तो जिस ताप पर बर्फ़ से पानी में जाती है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। ठीक है, और पीछे आपने पढ़ा है कि जब तक बर्फ़ जो है बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट हो रही है तो इस बर्फ़ के या फिर इस पानी के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, ऊष्मा के मान में भले परिवर्तन होगा। ठीक है, और आगे चल लेते हैं, पहले हिमांक भी पढ़ लें। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। इस निश्चित ताप को आप द्रव का हिमांक कहेंगे। और प्रायः गलनांक और हिमांक क्या होते हैं बताओ? अभी इसको दे दें बस। हिमांक का मतलब होता है जमना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस ताप पर कोई द्रव मतलब लिक्विड ठोस में जाएगा, मतलब पानी से हम लोग क्या बनाने वाले हैं? इस बार बर्फ़ बनाएंगे मान लो। तो जिस ताप पर पानी से बर्फ़ में जाओगे तो उस घटना को हम लोग हिमीकरण, उस तापमान को हम लोग हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कह डालेंगे। और सामान्यतः हर एक वस्तु के लिए, सामान्यतः प्रायः लिखा है, सामान्यतः हर एक वस्तु के लिए गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। मतलब यदि हम लोग माने का सबको पता ही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो होती है, पानी जो होती है बर्फ़ में कन्वर्ट होती है, जमता है। पानी क्या करता है? जमता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या करेगा? पिघलना शुरू कर दे। तो आपको बस ऊष्मा के मान को या तो बढ़ाना है। यदि आप ऊष्मा के मान को बढ़ाएंगे तो बर्फ़ से वो पानी में जाएगा। यदि आप ऊष्मा के मान को घटाएंगे तो वो पानी से किस रूप में? बर्फ़ के रूप में आएगी। पर तापमान कितना दिखेगा आपको? 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा। ऊष्मा अलग चीज़ है और बर्फ़ यानी अपना तापमान अलग चीज़ है। ये हम लोगों ने इसी ऊष्मा चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ताप का मान स्थिर रहेगा।